ठीक है, तो हम बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। तो जब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हम बोलते हैं तो तीन तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है। एक होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक होती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस और एक होती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो तीन तरह की इनकॉन्टिनेंसेस होती हैं। तो इनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिन लीक आउट करता है जब एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ जाता है तब। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, एक सडन अर्ज होती है यूरिनेट करने के लिए। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, जब ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया कि इसका कोज होता है इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो वो कब हो सकता है, जब कोई इंसान हंसे, छींके या फिर खांसे। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है और दिस कैन लीड टू इनकॉन्टिनेंस। का मतलब क्या कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने यूरिनेशन पे। हाँ, और क्या कॉज होता है, इफ स्फिंक्टर्स आर डैमेज्ड देन इट्स कॉल्ड आउटलेट इनकॉम्पिटेंस। अब बात आती है कि स्फिंक्टर कब डैमेज हो सकते हैं। तो वेजाइनल डिलीवरी के दौरान हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉज होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का। इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्टेटिक सर्जरी। हाँ, तो प्रोस्टेटिक सर्जरी के अंदर डिफेक्ट होगा ये इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिफेक्ट एज एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्टेटिक सर्जरी। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर हमने पढ़ा एक कोज। दूसरा कोज हो गया हमारे पास वजाइनल डिलीवरी के दौरान हो सकता है ऐसा हो। तीसरा कोज हो गया प्रोस्टेटिक सर्जरी के दौरान ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हो। और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, अगर प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी कोजेज हो गए। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो एक होता है ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट। तो वो पॉजिटिव होता है। इट इज़ डन बाय कफिंग और अ वॉल्सल्वा मनूवर। ट्रीटमेंट क्या होता है, कंट्रोल पाने के लिए हम करते हैं कीगल एक्सरसाइज। इसके अलावा जो ओबीज पर्सन है वो अपना वेट लॉस करें। इसके अलावा पैसरीज भी होती हैं ट्रीटमेंट। पैसरीज क्या होता है, आई डोंट नो। अब बात कर लेते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की, हमें अर्ज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण होता है अनइनहिबिटेड detrusor muscle contraction or it is usually associated with UTI. This is important. It is usually associated with UTI, urinary tract infection. इनकॉन्टिनेंस है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कीगल एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा यूटीआई कोज है तो मेडिसिन देनी पड़ेगी हमें, एंटीबायोटिक्स दो। हाँ, इसके अलावा हम एंटी मस्करिनिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीब्यूटाइनिन हो गया एंटी मस्करेनिक। तो ये क्या करता है, जो डिट्रूसल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होने में लगी हुई है उसको कम करता है, ऑक्सीब्यूटाइनिन। ये इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, याद रखना है ये हमको। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं। अगर कोई स्ट्रेस को इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस अगर दोनों है तो कहते हैं। इसका एक एग्जांपल अच्छा था कि प्रेग्नेंट वुमन है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है उसके अंदर, और अगर उसके अंदर यूटीआई भी डेवलप हो जाए तो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। तो जब दोनों कॉम्बो में आते हैं तो उसे कहते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। अब लास्ट बचा हमारा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो इसके अंदर हमने बताया कि जो ब्लैडर होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो इसके एग्जांपल देख लो, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जो कि बीपीएच में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं, वीक और इंटरमिटेंट स्ट्रीम या फिर हेजिटेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। या फिर और क्या कॉजेज हो सकते हैं, मान लो डिट्रूसर मसल जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा डायबिटीज़ में हो सकता है, ऐसा न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा, पोस्ट वॉइड
मतलब यूरिनेशन करने के बाद में जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरिनेशन अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। और इसका ट्रीटमेंट होता है भाई अल्फा ब्लॉकर। अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब हो गया कि इसमें क्या है, जो डोर्सल कॉलम होता है ना उसके अंदर इंजरी होती है, तो इससे शायद इनकॉन्टीनेंस होता है। इनकॉन्टीनेंस होता है, इनकॉन्टीनेंस बोल दो, काम ख़त्म। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कौन सा इनकॉन्टीनेंस होता है कोई पूछे तो ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस हो गया। तो देखो डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर लेते हैं हम। तो ग्लूकोज होता है, वो प्रोटीन से अटैच करता है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन कहते हैं। और ये जो एसोसिएटेड ग्लूकोज और प्रोटीन होते हैं ये सेंसरी नर्व फाइबर को डैमेज करते हैं डोर्सल नर्व रूट के। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है स्ट्रेच सिग्नल के अंदर। सिफिलिस की बात करें तो हमने सिफिलिस में हमने पढ़ा है टेबेस डोर्सेलिस, यहाँ पे भी वही डोर्सेलिस की बात हो गई, डोर्सल नर्व रूट की बात हो गई। हर्पीस की बात कर ले तो ये भी हो सकता है, और स्पाइनल शॉक ये भी कॉजेज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये क्या मुसीबत होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर मुझे है ओवर एक्टिव ब्लैडर। देयर इज एन ओवर एक्टिविटी ऑफ द डिट्रोसल मसल। डिट्रोसल मसल कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव है मेरी, इसलिए आई हैव टू गो टू पी अगेन एंड अगेन ड्यू टू द अप रेगुलेशन ऑफ M3 रिसेप्टर। हाँ तो यही हुआ होगा मेरे अंदर, M3 रिसेप्टर बढ़ गया मेरा बहुत सारा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, टोल्टेरोडीन, बहुत ही अजीब सा नाम है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टोल्टेरोडीन। वेल दिस इज़ ऑल।